स्टडी करने की आवश्यकता है तो ये पजेसिव केस, यदि आप ग्रामेटिकली कोई नियम का उल्लंघन करते हो ना तो ये पजेसिव केस भैया आप पे केस कर सकता है। इस गाय पे किसका अधिकार या किसका स्वामित्व है? तो गाय का ऑनर कौन है? तो राम, जो काफी डेंजरस और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से ग्रामर का एक ऐसा बेहतरीन पोर्शन जो अक्सर इस पोर्शन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और यहाँ तक के एकेडमिक एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन फ्रेम होता है। यदि नाउन्स एंड केसेस से यदि क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और एकेडमिक एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं तो क्यों ना सर इस नाउन एंड केसेस के बारे में एक केस स्टडी किया जाए, ताकि नाउन एंड केसेस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम एक डीप नॉलेज हासिल कर सकें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको जानना है कि सर केस क्या है और इस केस का रिलेशन क्या है नाउन और प्रोनाउन के साथ, और इस केस को हमें क्यों पढ़ने की आवश्यकता है। कि सेंटेंसेस में नाउन या प्रोनाउंस जो आते हैं उस सेंटेंस में बाकी शब्दों के साथ उन नाउन्स और प्रोनाउंस के रिलेशन को हम दिखा सकते हैं इस केस के मदद से, और इसीलिए इस केस को पढ़ना आवश्यक है। तो सबसे पहले यहां पर हम जानते हैं कि सर केस क्या है। केस सर कुछ नहीं है बल्कि ये दर्शाता है या तो ये हमें ये सिखाता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन उस सेंटेंस में आने वाले बाकी शब्दों के साथ क्या रिलेशन है, यानी नाउन या प्रोनाउन की रिलेशन उस सेंटेंस में आए हुए बाकी शब्दों के साथ क्या संबंध रखता है। अब यहां पर देखिए केस मुख्यतः 4 प्रकार के हैं, पर हमने यहां पर सिर्फ 3 के बारे में ही मेंशन किया है और 3 के बारे में ही पढ़ना है। चौथा बेकार फालतू का डिवीजन दे दिया है केस का, जिसका ग्रामर से और यूटिलाइजेशन से कोई लेना देना है ही नहीं भाई। तो क्यों ना, यदि सर केसेस के 4 कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज में 3 काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये तीनों काफी व्यापक रूप में दैनिक जीवन में यानी ग्रामेटिकली ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो भाई जिसका ज्यादा चलती है, जो मार्केट में रनिंग में हो, क्यों ना हमें उसी पे कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। और अक्सर हमें हार्ड लेबर नहीं बल्कि स्मार्ट लेबर करना है। हमें क्या पढ़ना है और हमें क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज की भी हमें बेहद जानकारी होना चाहिए, ताकि हम उन चीजों पर फालतू का समय और एनर्जी अप्लाई ना करें जिसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सर केसेस का 3 डिवीजन है। केसेस को यहां पर हमने 3 जगह डिवाइड किया है। एक है हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। यहां पर अभी हम डिटेल में यह भी चर्चा करेंगे कि सर नॉमिनेटिव केस कहते किसे हैं और सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। केस का दूसरा डिवीजन है ऑब्जेक्टिव केस, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, और तीसरा है पजेसिव केस। ओवरऑल इन दोनों के बारे में सिर्फ हम डिफिनेशन ही पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर में इन दोनों केसेस के बारे में हमें कोई झमेला या तो कोई ऐसा प्रॉब्लम्स देखने को ही नहीं मिलता है। या तो बोल सकते हैं कि सर नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस से रिलेटेड कोई ऐसा भारी भरकम प्रॉब्लम है नहीं ग्रामेटिकली जिसे डिटेल्स में स्टडी करने की आवश्यकता है। यदि डिटेल में स्टडी करने की आवश्यकता है तो ये पजेसिव केस। यदि आप इस पजेसिव केस से रिलेटेड किसी भी नियम को उल्लंघन करते हैं, पजेसिव केस को क्यों पढ़ना डीपली जरूरी है मैं आपको बताता हूं। यदि आप इस पजेसिव केस से रिलेटेड यदि आप ग्रामेटिकली कोई नियम का उल्लंघन करते हो ना तो ये पजेसिव केस भैया आप पे केस कर सकता है, यानी ग्रामर आप पे केस कर देगा। इसीलिए पजेसिव केस के बैकग्राउंड के बारे में हमें स्टडी करना है, ताकि इससे रिलेटेड जो भी ग्रामेटिकल रूल्स हैं उसके बारे में हम उल्लंघन ना करें। तो हमने यहां पर कौन कौन से बिंदु पे डिस्कस किया। सबसे पहले सर नाउन एंड केसेस को पढ़ना क्यों आवश्यकता है। तो सेंटेंसेस में जितने भी नाउन्स या प्रोनाउंस आते हैं उनका रिलेशन उस सेंटेंस में आने वाले बाकी शब्दों के साथ हम रिलेशन जोड़ सकें, इसीलिए नाउन और केसेस इन दोनों को कंबाइनली पढ़ना आवश्यक है। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है केस किसे कहते हैं। तो केस कुछ नहीं है बल्कि ये नाउन्स और प्रोनाउंस की रिलेशन बताता है सेंटेंसेस में आने वाले बाकी शब्दों के साथ। फिर आप ये बोल सकते हैं कि सर केस के कितने डिवीजन है, केस को कितने जगह कैटेगराइज किया गया है। आप बोल सकते हैं कि केस को मुख्यतः 3 जगह कैटेगराइज किया गया है। एक सब्जेक्टिव केस जिसको आप नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा आप बोल सकते हैं पजेसिव केस, जो काफी डेंजरस और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले जानते हैं कि सर नॉमिनेटिव केस किसे बोलते हैं। यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे यदि मैं ये बोलूं कि राम बीट्स श्याम, हमने एक सेंटेंस लिखा, राम
बीट्स श्याम। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर सब्जेक्ट के रूप में यहां पे क्या है, राम है, तो यहां पर राम को ही सब्जेक्टिव केस माना जाएगा, यानी कि ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। दूसरे वर्ड में ये बोला जाए ये राम नॉमिनेटिव केस है, यानी सब्जेक्ट के रूप में जो नाउन या प्रनाउन आएगा उसी को आप नॉमिनेटिव केस या तो सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। अब मैं सेंटेंस को रिवर्स कर देता हूं, यानी श्याम को यहां पे कर देता हूं और राम को मैं यहां पे कर देता हूं। अगर मैं इस तरह करता हूं तो मैं सेंटेंस को इस तरह फॉर्मेट करूंगा, यानी कि श्याम बीट्स राम। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर अब श्याम जो है ये एक सब्जेक्ट का रूप ले लिया, और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो उसी को आप नॉमिनेटिव केस या तो सब्जेक्टिव केस कहोगे। तो यहां पर अब श्याम जो है ये बन गया सब्जेक्टिव केस, और चूंकि यहां पे राम ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इस राम को हम कहेंगे सर ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी जो वर्ड या तो जो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आए उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, और जो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आए उसे आप नॉमिनेटिव केस कहो या तो फिर सब्जेक्टिव केस कहो। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि यहां पर सर किस तरह राम ये एक सब्जेक्टिव केस के रूप में आया, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में था। और इसी सेंटेंस को हमने थोड़ा सा रिवर्स किया, यानी श्याम को यहाँ और राम को यहाँ पे शिफ्ट करने पर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ ऑब्जेक्ट था इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया, और चूंकि यहाँ राम सब्जेक्ट के रूप में था इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में रोल निभा रहा है, यानी इसका यहाँ पर किरदार एक ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर है, तो सर इसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। अब यहाँ पर थर्ड जो कैटेगरीज है केस का वो है पजेसिव केस। तो मैं आपको बता दूं कि पजेसिव केस ग्रामर में अक्सर किसी भी नाउन या प्रनाउन के ऑनरशिप या तो उसका किसी के साथ या किसी वस्तु के साथ पजेशन या तो स्वामित्व इस चीज को दर्शाना हो तब हम पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं कि इससे ऑनरशिप या तो मालिकाना हक या तो आप ये बोल सकते हैं कि किसी चीज या वस्तु पर अपना अधिकार जताने के लिए अगर आप किसी केस का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपको पजेसिव केस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस ले रहा हूं, राम्स काऊ, यहां पर आप देख सकते हैं राम्स काऊ, तो यहां पर इसका मतलब हुआ राम की गाय। इस गाय पे किसका अधिकार या किसका स्वामित्व है, गाय का ऑनर कौन है, तो राम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने जो यहां पर ये जो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया है, ये एपोस्ट्रॉफी पजेसिव केस बनाने में मदद करता है, यानी ये एपोस्ट्रॉफीज के मदद से ही आप पजेसिव केस का निर्माण कर पाते हैं। अक्सर ग्रामर में ये देखा गया है कि ग्रामर में हमें ज्यादा दिक्कत या तो ग्रामर में हमें इस तरह की कॉम्प्लिकेशन या तो इस तरह की जटिलता और कठिनाइयों से नहीं गुजरना पड़ता जितना पजेसिव केस से गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए यहां पर आपके सामने मैं बता दूं कि यहां पर जो डिटेल में जो स्टडी करेंगे वो पजेसिव केस के बारे में, ताकि हम डिटेल्स में इसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जान सकें। पजेशन या ऑनरशिप को दर्शाने के लिए ग्रामर में एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं, और एपोस्ट्रॉफी है क्या, आइए यहां पे देखते हैं। इस केस के मदद से पजेशन या ऑनरशिप स्वामित्व को दर्शाया जाता है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि पजेसिव केस, इस केस के मदद से पजेशन यानी अधिकार या तो ऑनरशिप या बोल सकते हैं कि स्वामित्व को दर्शाया जाता है। और आपको यहां पर ध्यान देना है कि सर पजेशन या ऑनरशिप बताने के लिए आप या तो एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करेंगे या तो फिर ऑफ का प्रयोग करते हैं। कई बार हमने इस तरह की सेंटेंसेस या तो जूनियर क्लासेस में इस तरह के बारे में हम अक्सर स्टडी किए होंगे कि सर पजेशन दिखाने के लिए अक्सर आप क्या किए होंगे कि एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल या तो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पर पजेसिव केस को जो हमने यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ने का जो प्रतिज्ञा लिया है उसमें रीजन ये है कि सर स्वामित्व दिखाने के लिए या तो ऑनरशिप या पजेशन दिखाने के लिए आप हर जगह एपोस्ट्रॉफी से एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो किसी भी नाउन या प्रनाउंस को यदि उसके पोजीशंस या तो स्वामित्व को दर्शाना है तो वहां पर आप हर जगह ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहां पर इसी नियम या तो इसी कायदे को पकड़ना है कि सर कहां पे स्वामित्व ऑनरशिप को दर्शाने के लिए हमें एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना है और कहां पे ऑफ का प्रयोग करना है। यदि कानून या तो उस ग्रामेटिकल नियम्स को यदि अपने माइंड्स या तो इन फिंगर टिप्स में रखते हैं तो फिर क्या कहना, ग्रामर हमारे लिए एक बच्चों का खेल हो जाएगा। तो आइए यहां पर अभी हमने बोला कि सर पोजीशन या ऑनरशिप को बताने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस या तो फिर ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं राम्स काऊ, यहां पर हमने एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया। फिर यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिया है शेक्सपियर्स
प्लेज, तो यहां पर भी हमने एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग किया। फिर आगे देख सकते हैं द डोर ऑफ द रूम, अब यहां पर हमने स्वामित्व दिखाने के लिए या तो ऑनरशिप या तो उस नाउन का रिलेशन दूसरे वर्ड से दिखाने के लिए हमने ऑफ का प्रयोग किया। आइए अब यहां पर डिटेल्स में जानते हैं कि सर हमें सेंटेंसेस में यदि इन एपोस्ट्रोफिस एस और ऑफ का यदि प्रयोग करना है तो हमें कहां पे एपोस्ट्रोफी एस और कहां पे ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर कुछ ऐसे छोटे छोटे नियम्स और कायदे हैं जिनको आपको याद रखना है, और याद रखने के साथ साथ उनके यूटिलाइजेशन आपको अपने दैनिक जीवन राइटिंग के दौरान में और स्पीकिंग के दौरान में करना है ताकि आप ग्रामेटिकली बिल्कुल प्योर हो सकें। तो आइए यहां पर उन कायदे के बारे में, उन नियमों के बारे में जानते हैं जो पॉजिटिव केस से रिलेटेड हमारी कॉन्सेप्ट्स और बुनियाद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पहला कायदा या पहला नियम है कि सर मानव जाति या जानवर के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग अक्सर हम जूनियर क्लास में अक्सर हम पढ़े हुए हैं कि सर सजीव के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर दो और निर्जीव के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी हमारे माइंड में था जो हमने जूनियर क्लास में अक्सर पढ़ा हुआ था। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर मानव जाति या जानवर के साथ यदि एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं तो यहां पर एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे यदि मैं आपको ये बोलूं मैन्स लाइफ, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मैन एक सजीव है, और यदि ये सजीव है मानव जाति से रिलेटेड है तो हमने यहां पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया और यहां पर हमने लिख दिया लाइफ, मैन्स लाइफ। काउज टेल, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सर ये एक एनिमल है यानी एक जानवर है, और जानवर है तो हमने यहां पर एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग कर दिया। ओवरऑल आपको ये जानना है कि जब कभी भी सजीव के साथ, मोटा मोटी हमें ये पकड़ना है कि जब सजीव के साथ यदि आप पॉजिटिव केस का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर आप ऑफ का इस्तेमाल ना करके आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें। डिटेल्स में आगे भी हम पढ़ेंगे कि क्या सर वहां पे ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर कुछ ऐसे नियम्स हैं जहां पे आपको एपोस्ट्रोफिस की जगह पे ऑफ भी अप्लाई कर सकते हैं, पर जहां पर आप ऑफ अप्लाई कर रहे हैं वहां पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं कर सकते। अभी डिटेल्स में सारी चीजें पढ़ेंगे, पर अभी आपको जानना है कि जब भी मानव जाति या जानवर के साथ या तो ओवरऑल मोटा मोटी ये बोला जाए कि सजीव के साथ आप पॉजिटिव केस का प्रयोग कर रहे हैं तब आपको वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैन्स लाइफ हमने यहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया, काउस टेल यहां पर हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। फिर यहां पर दूसरे नियम में देख सकते हैं कि निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। यदि कोई भी ऐसा निर्जीव वस्तु है और उसको यदि आप मानव के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं रिटन फॉर्म में, स्पीकिंग फॉर्म में, तब आपको वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। जैसे यह डेथ्स आई सी हैंड, तो यहां पर डेथ एक निर्जीव चीज है पर इस डेथ को यहां पर एक सजीव के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इस डेथ को यहां पर एक मानव जाति के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए यहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया, डेथ्स आई सी हैंड। पर आपको यहां पर आपको जानना है कि सर यहां पर डेथ को यदि एक सजीव के रूप में इस्तेमाल किया है, क्योंकि भैया हैंड ये हाथ यदि बोला जाए तो हाथ किसी निर्जीव चीज का तो नहीं होता, और यदि हैंड अगर किसी सजीव के रूप में है और ये हैंड यदि इस डेथ का है तो भैया डेथ तो यहां पर निर्जीव है, और यदि ये निर्जीव है और इस निर्जीव को सजीव के रूप में प्रयोग किया गया इसीलिए हमने यहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया। आइए यहां पर देखते हैं तीसरे रूल्स को। तीसरे रूल्स में समय बताने वाले शब्दों के साथ भी आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, भले ही वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो। जैसे यदि मैं आपको ये बोलूं आ मोमेंट्स डिले, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मोमेंट का मतलब क्षण या तो समय, तो यहां पर ये किसी ना किसी तरह से समय को दर्शा रहा है, इसीलिए हमने यहां पर एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया। आइए एक दो और एग्जांपल लेते हैं। आ मंथ्स अब्सेंस, AMONTHS, आ मंथ्स अब्सेंट, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सर ये मंथ ये भी तो कहीं ना कहीं समय को दर्शाता है, और समय को दर्शाता है इसीलिए हमने यहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, आ वीक्स लिव, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सर ये वीक ये भी कहीं ना कहीं वक्त को दर्शाता है, किसी न किसी तरह से ये भी कहीं ना कहीं समय को ही पॉइंट आउट करता है, इसीलिए हमने यहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया। यहां पर इन तीनों रूल्स के बारे में आपको जानना है कि सर जब कभी भी किसी सजीव के साथ पॉजिटिव केस का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपको वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है, जब कभी भी निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में या तो सजीव के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तब भी वहां पर आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसा कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। और
समय बताने वाले शब्द अक्सर उनके साथ भी आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है, जैसे अ मोमेंट्स डिले, या तो यहां पर दिया है अ मंथ्स एब्सेंट, 1 महीने का गैर हाजिरी। फिर यहां पर अ वीक्स लीव, यहां पर कहीं ना कहीं ये तीनों एग्जाम्पल समय को दर्शा रहा था, इसीलिए यहां पर भी हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल्स को। वजन बताने वाले शब्दों के साथ भी आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं यदि उनके बाद वेट शब्द का प्रयोग हो, यानी एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। यदि मैं ये बोलूं आ टन्स वेट, आ टन्स वेट, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सर ये जो टन है ये कहीं ना कहीं वेट को दर्शाता है, और इसके बाद यदि वेट शब्द आता है तो आप यहां पर ऐसे परिस्थिति में आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। यहां पे दूसरा एग्जांपल है आ ग्राम्स वेट, यहां पर देख सकते हैं आ ग्राम्स, तो यहां पर आप देखें कि सर ये ग्राम भी कहीं ना कहीं वेट का ही तो एक यूनिट है, यानी ये वेट को दर्शा रहा है। और इसके बाद यदि आप वेट शब्द को लिख देते हो तो आपको यहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है, आ ग्राम्स वेट। आप ये बोल सकते हैं कि वजन बताने वाले शब्दों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें यदि उनके बाद वेट जैसा शब्द प्रयुक्त होता है। यहां पर नेक्स्ट नियम है मनी के इकाइयों के साथ यदि उनके साथ वैल्यू या अर्थ का प्रयोग हो। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं, आ रुपीज वैल्यू, आ रुपीज। अब यहां पर देख सकते हैं कि हमने एपोस्ट्रोफीज का प्रयोग किया और यहां पर हमने लिखा वैल्यू। यहां पर 5वें नियम में कहीं ना कहीं ये मनी का एक यूनिट है, पैसे का एक यूनिट है, तो पैसे की यूनिट को दर्शाने के लिए आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है, बशर्ते सर उस इकाई या तो उस मॉनेटरी या तो उस मनी के इकाई के बाद वैल्यू या तो अर्थ जैसा शब्द आना चाहिए, तब आप वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। यहां पर आप कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते। बाकी नियमों में जहां जहां भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया वहां पर भी आपको ऑफ का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो आप ग्रामेटिकली गलत करोगे। यहां पर देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं, आप पॉन्ड्स वर्थ, तो यहां पर आप जानते हो कि सर पॉन्ड ये तो हमारा एक फॉरेन करेंसी है, यानी इंग्लैंड का बोलो या तो ब्रिटेन का बोलो, उधरी का ये हमारा करेंसी है। तो यहां पर ये पॉन्ड के बाद यानी ये मनी का एक इकाई है, तो हमने यहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। और इसके बाद ये एक वर्ड है WORTH, तब आप इस एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दें बेझिझक, यहां पर ऑफ का प्रयोग नहीं करना। यहां पर छठा है स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ। जैसे यदि मैं बोलूं रेजर्स एज, तो यहां पर RAZOR, रेजर आपको पता ही है, रेजर यानी कि जिसमें ब्लेड फीड करके अक्सर आप सेव करते हैं। और यहां पर यदि मैं एज लिखा तो कहीं ना कहीं सर ये किनारा, एज मतलब किनारा, ये किसी ना किसी शब्द के स्पेस को ही तो दर्शा रहा है, यानी ये रेजर है, ये एक वस्तु है, इस वस्तु के किसी स्पेस को दर्शा रहा है। तो यहां पर आपको जानना है कि सर जब कभी भी किसी भी वस्तु के स्थान बताने वाले शब्दों से पहले, यानी कि ये अगर किसी वस्तु का स्थान को दर्शा रहा है, इस वस्तु के स्थान को ये एज दर्शा रहा है, तो इससे पहले जो नाउन आएगा इससे आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आप ये बोल सकते हैं कि सर यहां पर ये नाउन ये जो स्पेस बता रहा है, एज जो है ये स्पेस बता रहा है, इससे पहले जो नाउन प्रयुक्त है इसमें आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें। आगे यहां पर देख सकते हैं कि सर यदि मैं नीडल लिखूं NEEDLE नीडल, आ नीडल, और यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लिखा और यहां पर हमने लिख दिया पॉइंट, तो यहां पर कहीं ना कहीं नीडल्स की जो नोकीला भाग होता है यानी उस हिस्से को, उस स्पेस को यहां पर दर्शाया जा रहा है। तो इससे पहले जो नाउन है इससे पहले हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया। नियम भी यही बोला है कि स्पेस या तो स्थान बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें। तो एज ये स्पेस ही दर्शा रहा था, इसलिए इससे पहले प्रयुक्त नाउन के पहले हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया। फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि सर पॉइंट ये भी एक स्पेस या तो स्थान को दर्शा रहा है, इसीलिए इससे पहले प्रयुक्त नाउन के पहले नाउन के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया। यहां पे लास्ट नियम है कुछ उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तुओं के साथ। यदि मैं ये बोलूं द अर्थ सरफेस, यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं, तो अर्थ भैया कोई छोटा मोटा वस्तु तो है नहीं, बल्कि ये विशाल और वैभव प्लेनेट है जहां पे हमारा जीवन या तो जीव जंतुओं का जीवन अस्तित्व है। तो यदि ये किसी प्राकृतिक उत्कृष्ट वस्तु का नाम है तो यहां पर आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। जैसे द EARTHS अर्थ क्रस्ट, सन्स रेस, अगर मैं बोलूं सन्स
रेज, सूरज की किरणें। तो यहाँ पर सन भी कोई छोटा मोटा वस्तु नहीं बल्कि प्रकृति का एक उत्कृष्ट या तो विशालकाय वस्तु है, इसीलिए हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आगे यहाँ पर दिया हुआ है द अर्थ एरिया। तो यहाँ पर हमने द EARTH अर्थ एरिया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर ये अर्थ उत्कृष्ट वस्तु है प्रकृति का, तो हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। आगे यहाँ पर है द सोल्स जर्नी। तो यहाँ पर द सोल्स SOUL सोल्स जर्नी AJOURNEY। तो आप कहोगे कि सर सोल का मतलब आत्मा, और आत्मा तो बड़ी छोटी चीज है, तो आप ये कैसे आपने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया। तो भाई छोटी चीज तो है पर प्रकृति का कितना विशाल और अहम रखने वाला वस्तु या चीज है जो हमारी बॉडी में जीवन देता है। यदि ये है तो फिर जिंदगी है, इसीलिए इसको प्रकृति का एक उत्कृष्ट या तो विशाल वस्तु ही माना गया, और इसी कारण हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर इस नियमों के बाद यदि हम क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें, यानी पॉजिटिव केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सेट लें और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यदि सॉल्व करें, तो पॉजिटिव केस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसके बाद एक और वीडियो को मैं अपलोड करूंगा जिसमें इन नियमों के सारे एप्लीकेशंस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए अप्लाई करेंगे, ताकि ये सारे नियम हमारे दिमाग में बेहतरीन तरीके से फीड हो सके। थैंक यू।